A very good morning, good afternoon and good evening to all my students. प्यारे बच्चों, आज हम आप क्लास 10th के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है? ओम्स लॉ। बच्चों, मिस्टर ओम्स वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि वोल्टेज और करंट में एक मैथमेटिकल रिलेशन है। मतलब करंट और वोल्टेज, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और उस सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज में एक रिलेशन है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया जिसमें एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगा था। इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक अमीटर लगा था, एक की लगी हुई थी, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस था और एक रिहोस्टेट लगा था। क्या लगा था बेटा? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको हम आप RS से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी कांस्टेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में क्या लगा था? वोल्ट मीटर लगा था। क्या लगा था? वोल्ट मीटर कनेक्टेड था। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, RH को मैं सेपरेटली मेंशन कर दे रहा हूं। RH मींस रिहोस्टेट और इसका एक और नाम है बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सर्किट का क्या है? अमीटर है। ये क्या है बेटा? अमीटर। और ये क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। और ये क्या है? की है, जो अभी किस सिचुएशन में है? क्लोज्ड है। की कैसी है बेटे? क्लोज्ड की। ये एक ऐसा क्लोज सर्किट लिया। मिस्टर ओम्स वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज में एक मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सर्किट ओपन होगा तो उसमें करंट पास नहीं करेगी। करंट पास नहीं करने का मतलब है करंट फ्लो नहीं करेगा। मिस्टर ओम्स ने कहा किसी भी क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, किसी भी क्लोज सर्किट में फ्लो होने वाली करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली डिपेंडेंट है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जिस रेशियो में हम किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, उसी रेशियो में उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा बेटे? बढ़ता चला जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अक्रॉस जिस रेशियो में हम आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, उसी रेशियो में करंट भी उस सर्किट में क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। या जिस रेशियो में करंट को हम आप डिक्रीज करेंगे, उसी रेशियो में करंट भी क्या होगा? घटता चला जाएगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो सिंबल है प्रोपोर्शनैलिटी का, ये बेटा जो सिंबल है प्रोपोर्शनैलिटी का, जब तक ये किसी भी इक्वेशन में लगा है उस इक्वेशन को हम आप मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा करके एक इक्वलिटी का सिंबल लाना पड़ेगा। जब हम आप इक्वल का सिंबल लगाते हैं तो उसके साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी
लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू, देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल आया R इंटू आई। V इज इक्वल्स टू R इंटू आई, जहां पर R क्या है बेटे, R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है बेटे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये स्टेटमेंट ओम्स ने दिया था। अब इसको हम आप अंग्रेजी में समझ लें, द करंट पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सर्किट, the amount of current or the magnitude of current passing through any closed circuit is directly proportional to the applied potential difference। किसी भी सर्किट में पास होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के। जैसे जैसे हम आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, सर्किट में पास होने वाला करंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जिस रेशियो में हम आप वोल्टेज को कम करते जाएंगे, उसी रेशियो में करंट भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसी इक्वेशन से देखिए, हमको आपको करंट का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो I इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V अपॉन R। I इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, V अपॉन R। यहां पर अगर इफ हम क्या कर दे, V इज कांस्टेंट, अगर अप्लाइड पोटेंशियल को क्या कर दे बेटे, कांस्टेंट कर दें, तो हम आप ये देख रहे हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I क्या हो गया बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब है जिस भी सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, कम होगा। जिस भी सर्किट का, जिस भी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उस मटेरियल या उस सर्किट से पास होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, कम होगा। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो पास होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा। और इसी बेसिस पर मटेरियल को क्लासिफाइड किया गया। इसी बेसिस पर क्या किया गया बेटे, मटेरियल को क्लासिफाइड किया गया। कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में। मटेरियल को कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, 3 ग्रुप में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस एबिलिटी, या हम आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसकी बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। लेकिन जो भी क्लासिफिकेशन हुआ मटेरियल्स का, वो इस रिलेशन पे हुआ कि अगर किसी भी सर्किट या किसी भी मटेरियल का अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट डिपेंड करती है, उस मटेरियल में फ्लो होने वाली करंट डिपेंड करती है कि उस मटेरियल या उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा तो पास होने वाली करंट हमेशा कम होगी। इसको ऐसे भी समझिए कि इंसुलेटर में सबसे कम करंट पास होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जबकि कंडक्टर में करंट बहुत आसानी से पास होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ओम्स लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के हिसाब से हम आप वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमको हमेशा ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। और इसकी शर्त है कि जो सर्किट का R है, रेजिस्टेंस है, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आगे चल के हम आप ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये इक्वेशन सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है या उन्हीं के लिए करेक्ट है, या ये ग्राफ सिर्फ उन मटेरियल्स के लिए करेक्ट है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और इसी बिहाफ पर हम आप ओमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या ओमिक मटेरियल या नॉन ओमिक मटेरियल की बात की जाएगी।
जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे या जहां पर ओम्स लॉ ओबेड होता है, और जहां पर नहीं होगा वहां पर ओम्स लॉ की बात अलग होगी। ठीक है, तो ये बच्चों पूरा एक्सप्लेनेशन था ओम्स लॉ का। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ो।